तो स्टूडेंट्स, ये राइटिंग सेक्शन बैच का एस्से चल रहा है। और एस्से में हमने कैसे इंट्रो लिखना चाहिए, सबसे पहले कैसे एस्से क्वेश्चन को चूज करना चाहिए, मतलब आउट ऑफ 6 4 कैसे चूज करना चाहिए, फिर कैसे एस्से क्वेश्चन को हमें समझना है, और फिर कैसे समझकर फिर कैसे लिखना है, एस्से क्वेश्चन का इंट्रो कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसे, मेन बॉडी में कंटेंट कैसे लिखना है, तो ये सब हमने पढ़ लिया है। फाइन। और कैसे जनरल कंपोनेंट, स्पेसिफिक कंपोनेंट, ये सब आइडेंटिफाई करके ये सारी चीजें पढ़ ली है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको 2023 राइटिंग सेक्शन बैच दिखेगा, तो उसमें आपको दिखेगा हाउ टू राइट एसे इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट एसे कंक्लूजन, मेन बॉडी, ये सारी चीजें। तो आप उसको सीक्वेंस वाइज देखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना फिर बीच से कुछ भी उठा के देख लोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। एनीवेज, अब इस वाली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होता है ऐसे लिखने का, रिपोर्ट लिखने का या आर्गुमेंट लिखने का, तो वो चीज हमें पढ़ना है। जो चंक पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए, being able to write an effective essay is a vital part of CAPF paper 2 exam. It requires synthesis of relevant content. देखिए यहाँ पर लिखा है सिंथेसिस। सिंथेसिस बहुत जरूरी है। सिंथेसिस का, सिंथेसाइज करने का मतलब जोड़ना, ठीक है। एक लाइन को दूसरे लाइन से जोड़ना। आप जो बात कर रहे हो उसको खत्म करो, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट या दूसरे आइडिया या दूसरा कोई पीस ऑफ कंटेंट में आओ। अब्रप्ट एंडिंग, अब्रप्ट स्टार्टिंग, सडन स्टार्ट सडन एंड, ये करने की जरूरत नहीं है। तो लाइन टू लाइन कनेक्टिविटी, पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। तभी जाके एक सिंथेसाइज्ड फॉर्म लगेगा, एक जॉइंट वाला फॉर्म लगेगा। सारे मतलब हर एक पीस ऑफ कंटेंट लगेगा कि आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्कैटर्ड नहीं लगेगा। इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, ऑर्गेनाइज मैनर का मतलब आपको पता ही है, हमने डिस्कस कर लिया था। आप क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए जस्ट टेक 3 or 4 पीसेस ऑफ कंटेंट, डिवोट 1 पैरा टू ईच कंटेंट, फिर उस पीस ऑफ कंटेंट के बारे में सारी बातें कर लो। ऐसा मत करना कि कुछ और मिक्स कर लो और फिर पूरा मेसी कर दो उस पैराग्राफ को, नहीं। द फॉलोइंग आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर एसे राइटिंग दैट विल अलाउ यू टू क्रिएट एन इम्प्रेसिव एसे। यू डोंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू डोंट हैव टू अग्री विद द स्टैंड टेकन बाय द क्वेश्चन। अब लिखा है सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आवर देन रिटोरिकल प्रोमिसेस, ठीक है। हालांकि सभी कोई क्वेश्चन के फेवर में ही बोलेगा कि हाँ सस्टेनेबल फार्मिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बड़ी बड़ी बातें करना, ये तो ठीक है। मगर सपोज अगर क्वेश्चन आता है एजुकेशन, वो क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ, छोड़ो उसमें टाइम वेस्ट होगा, मैं पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन को। एजुकेशन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कैरेक्टर। एजुकेशन कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। सपोज ये ऐसे क्वेश्चन, ये मैंने दिया हुआ है अपने टेस्ट सीरीज में। तो एजुकेशन कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, ये एक ऐसे क्वेश्चन है। एजुकेशन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ वंस कैरेक्टर। आपको जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में जो लिखा स्टेटमेंट है उसी के फेवर में बोलना है। आप चाहो तो अगेंस्ट में भी बोल सकते हो, या आप दोनों एस्पेक्ट को लिख सकते हो, ठीक है। अगेंस्ट में भी बोल सकते हो और फेवर में भी बोल सकते हो, और फिर फाइनली अपना कंक्लूजन दे सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। मगर आप चाहते हो कि आप जो भी आप स्टैंड ले रहे हो, अगर आप अगेंस्ट में स्टैंड ले रहे हो तो प्रॉपर उसको सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ लॉजिकल रीजनिंग देना होगा, ठीक है। अगर अगेंस्ट में बोल रहे हो तो दो लॉजिकल रीजनिंग, फेवर में बोल रहे हो तो दो। फाइन। अब जैसे मैं, अगर मुझे बोला जाए इस पे ऐसे लिखने, एजुकेशन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ वंस कैरेक्टर, तो मैं इसके अगेंस्ट में बोलूंगी, मैं फेवर में बोल ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद एजुकेटेड हूँ, मेरे फ्रेंड्स एजुकेटेड हैं, मैं देखती हूँ कि बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस भी एजुकेटेड होते हैं, मैं देखती हूँ जो स्कैम करते हैं वो लोग भी एजुकेटेड रहते हैं। फाइन।
तो मैंने देखा है कि एजुकेशन, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं आसपास देख रही हूँ, एजुकेशन कैरेक्टर को डिटरमाइन नहीं करता। और जो प्रेजेंट एजुकेशन है वो कहीं पर भी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, या कोई भी ऐसा लैबोरेटरी क्रिएट नहीं किया गया है, या कोई भी ऐसे टीचर नहीं है जो अलग से वैल्यूज को इंस्टिल करते हैं स्टूडेंट्स में। नहीं, आजकल का एजुकेशन सिर्फ एक ही चीज सिखाता है, हाउ टू गेट एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू अर्न मनी, सिंपल। आप लोग भी, मैं भी, हम लोग जब पढ़ाई भी कर रहे थे, मैं जब पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे दिमाग में यही है, पैसा कमाना है तो तुमको ये करके क्या करोगी, पैसा कमाना है, इसमें कितना पैसा मिलेगा, जो तुम अगर हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, उसमें कितना पैसा मिलेगा। तो दिमाग में यही चीज, और आजकल के बच्चे ऐसे ही ग्रूम हो रहे हैं। तो वो कैरेक्टर नहीं डिटरमाइन करता, मैं तो पूरा अगेंस्ट में लिखूंगी। मगर फिर क्या करेंगे, फिर हो सकता है एक पैराग्राफ में दे दूं कि हाँ ऐसा भी नहीं है, बहुत एजुकेटेड लोग हैं जिनका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रांग होता है, तो कुछ का नाम दे सकते हैं, राजा राम मोहन रॉय है, स्वामी विवेकानंद है, तो हम इसका भी हम नाम दे सकते हैं, फाइन। एनीवेज, तो लिखा है, डोंट हैव टू अग्री विद द स्टैंड टेकन बाय द क्वेश्चन, समटाइम्स अ क्वेश्चन कैन बी स्टेटमेंट गिविंग अ पर्टिकुलर व्यू, एजुकेशन इज द डिटरमेंट ऑफ वंस ओन कैरेक्टर। तो ये कोई पर्टिकुलर व्यू दे रहा है, आप फेवर में लिखो, अगेंस्ट में लिखो, मगर अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। पिक अ पोजीशन, एक ओपिनियन लो, और स्टे ट्रू टू इट थ्रू आउट द एसे, उस पर टिके रहो, राइट। फिर नेवर पुट द थिंग्स इन पॉजिटिव फ्रेम दैट आर यूनिवर्सली कंसिडर्ड नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। कभी भी मत करना कि अगर आपको लगता है कोई चीज गलत है तो जबरदस्ती उसको सही आप कर रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड। कोई चीज आपको सही लग रहा है, उसको जबरदस्ती गलत ठहरा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, टेररिज्म को अगर आप बोलते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू फ्रीडम स्ट्रगल, टेररिज्म इज अपने आप में बैड, और आप उसको फ्रीडम स्ट्रगल का है ना, उसको आप इक्विवेलेंट मान रहे हो, तो फिर वो गलत है ना। तो इवन दो कोर्स लाइक वंस मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर आर क्वाइट कॉमन, तो ये इस तरह की चीजें आपको नहीं लिखनी है। योर कंटेंट शुड रेजोनेट विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योर कंटेंट शुड रेजोनेट विद द गिवन ऐसे क्वेश्चन। रेजोनेट, अलाइंड विद, कहने का मतलब है आपका कंटेंट ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना चाहिए, वेरी सिंपल। आपका कंटेंट ऐसे क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए, हिट करना चाहिए। डोंट स्ट्रे फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन से डेविएट मत हो सिर्फ ये सोच के कि नहीं मुझे 300 वर्ड्स फिल करना है। इंस्ट्रक्टर्स आर यूजुअली क्वाइट एडेप्ट एट, इंस्ट्रक्टर्स यानी एग्जामिनर यहाँ पे बहुत स्किलफुल होता है, ब्लफिंग को डिटेक्ट करने में बहुत स्किलफुल होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक आंसर स्क्रिप्ट दिखाऊंगी, वो उसमें पूरा ब्लफिंग ही ब्लफिंग है, आराम से पता चल जाता है। दे गिव नो क्रेडिट फॉर सच एलैबोरेशन, जबरदस्ती कोर्स को डाल देना, ठीक है, तो पता चलता है कि ये वर्ड को फिल करने की कोशिश किया जा रहा है। I have found candidates writing down everything they know about a particular topic. जैसे मैंने आपको बताया था जेंटल पॉलिटिक्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, तो मुझे एक ऐसा आंसर स्क्रिप्ट मिला था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ, उसने पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू किया, पूरा बायोग्राफी लिख दिया, मगर without relating to the question क्या, gentle politics, so you have to stick to those politics of Atal Bihari Vajpayee that are gentle, ठीक है। For instance, in the CAPF question of 2018, reservation suppresses civil dynamism. Dynamism. If you talk about history and objective of reservation, देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनामिज्म। मुझे ना आप लोग में से कोई ट्राई कर सकते हैं बताने का, हर्ष कुमार, आप ट्राई करेंगे, रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनामिज्म, इसमें जनरल कंपोनेंट और की स्पेसिफिक कंपोनेंट कौन सा है? मैम, हर्ष। जनरल कंपोनेंट रिजर्वेशन है हम्म। और स्पेसिफिक कंपोनेंट हमारा सिविल डायनेमिज्म है। और सप्रेसेस का क्या हुआ? वो वो मोस्ट मोस्ट स्पेसिफिक कंपोनेंट है, उसके बारे में करेक्ट, बात करनी है। मोस्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। अब एक और बात इसमें आती, सिविल डायनामिज्म का मतलब क्या होता है?
तो फिर मैं बोल रही इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ना है, ठीक है। डायनामिज्म, डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, जो जिसमें मूवमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम होता है, रिजिडिटी नहीं होती, उसको हम डायनामिज्म कहते हैं। सिविल का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेट कनेक्टेड टू सोसाइटी, अगर मैं बहुत प्लेन शब्दों में अगर कहूँ, ठीक है। तो रिजर्वेशन है ना, सोशल मोबिलिटी को सप्रेस कर रहा है। अगर एक और मैं सिनोनिम ले लिया है, सोशल मोबिलिटी, डायनामिज्म का मतलब मोबिलिटी, तो सिविल का मतलब सोसाइटी, तो मैंने सोशल मोबिलिटी बोल दिया, ठीक है। तो अगर आप इसमें, आपको ये बताना है कि रिजर्वेशन कैसे सप्रेस कर रहा है, आप इसके अगेंस्ट में भी बोल सकते हो। आई टेल यू दिस इज द व्यू पॉइंट, यू कैन टॉक अगेंस्ट इट, यू कैन टॉक इन फेवर। तो कैसे रिजर्वेशन सप्रेस कर रहा है या कैसे रिजर्वेशन नहीं कर रहा है सप्रेस, ये बात करना है। अब अगर आपने लिखने लग जाओगे रिजर्वेशन कैसे शुरू हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, विदाउट टचिंग अपॉन इट्स इफेक्ट ऑन सिविल डायनामिज्म, खत्म। इसका मतलब रिजर्वेशन का इफेक्ट क्या है सिविल डायनामिज्म में, ये बात हो रहा है, ठीक है। You have failed at creating the link between the two key components of the essay question, reservation और civil dynamics। दोनों में आपने रिलेशनशिप ही नहीं एस्टैब्लिश किया और बोलते जा रहे हो हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव। In such case, your essay gets straight from its major aspect and won't fetch marks. Next, never clutter your essay content with too many facts and data। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने पहले भी बोला था, वो क्वेश्चन क्या था, ensuring social justice is a human right, इसमें मैंने सिर्फ थ्री पीसेस ऑफ कंटेंट लिया। ओवरक्राउडेड मत करना। Try to list 2 or 3 facts to substantiate the link between the key components of the essay question। 2-3 काफी नहीं। इससे पता आपका ना, आपको जो टेंडेंसी है, अरे यार ये भी लिखूं, अरे वो भी लिखूं, मेरे को दिमाग में ये भी आ रहा है, सब सब चला जाएगा। आप स्टिक रहोगे, नहीं मुझे 2-3 फैक्ट्स ही देने हैं। For instance, in this essay question, the sustainable farming is the need of our then rhetorical problems that are given 2 schemes। मैंने सिर्फ 2 स्कीम दिया था, पीके वेल एंड जीरो फार्मिंग, सिर्फ इतना दोनों का बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि फॉल्स प्रोमिसेस इसलिए है क्योंकि सब्सिडीज नहीं मिल रही। केमिकल एग्रीकल्चर में सब्सिडीज खूब मिलती है, मगर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में सब्सिडीज नहीं मिलती है, तो ऑब्वियसली जहां सब्सिडीज मिलती है वहां फार्मर्स जाएंगे ना, और इसी की वजह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा महंगे होते हैं। दैट आर इनिशिएटेड फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग एंड देन स्टेटेड व्हाई दीस स्कीम्स सीम्स टू बी rhetorical promises। In this way, without consuming many words, I have justified the question। डू नॉट क्रिटिसाइज। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है नहीं करना है, बीजेपी गवर्नमेंट में अगर कुछ इस तरह से आ गया तो। स्टूडेंट्स देखिए, हर हम लोग का, सभी का एक सेंसिटिव जगह होता है, सेंसिटिव स्पेस होता है सभी पर्सनालिटी में, चाहे बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस ले लो, ठीक है। सेंसिटिव स्पेस होता है, उस सेंसिटिव स्पेस को अगर आप छेड़ोगे ना तो बहुत दर्द होता है। सेंसिटिव स्पेस का मतलब कमजोरियां होती है हर किसी की। तो मैं आप लोगों को एडवाइस भी करती हूँ, अगर आपके बेस्टेस्ट बेस्टेस्ट फ्रेंड हो तो कम, उसका ना स्ट्रेंथ जानने के पहले उसकी कमजोरी जाननी बहुत जरूरी है। और कमजोरी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे हिट मत करो, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है ना। उसको हिट करोगे तो दर्द आपको भी होगा, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। फ्रेंड हो, आपके भाई बहन हो, कमजोरी जानो और उस कमजोरी को कभी हिट मत करो। वैसे ही गवर्नमेंट जो है ना, सरकार की भी एक सेंसिटिव जगह है, उसको हिट मत करना। बाकी पॉलिसीज और स्कीम को करो। अब कोई बता सकता कौन सी सेंसिटिव जगह है, सरकार ने ऐसा क्या किया था जो बहुत सेंसिटिव है उसके लिए, और वहां पे हम लोगों को उसके बारे में कहीं बात नहीं करनी चाहिए? कोई बता सकता है? मैम, like 370 इशू, जम्मू हाँ, कश्मीर एंड राम करेक्ट, मंदिर इशू। करेक्ट। और ये वो वाला इशू, ठीक है, वहां पे और राम मंदिर वाले मोदी ने जाके खुद ही वहां पे पूजा करवाई है, ठीक है, हमारे मैम, एक्चुअली मैम मेरा एक क्वेश्शन था, तो हम इनके एग्जांपल्स भी नहीं दे सकते हैं किसी चीज में, लाइक यहाँ। 370 जम्मू कश्मीर इशू और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। सबसे पहली चीज है, कोशिश करो इसको टच ही मत करो, ठीक है। अब हुआ क्या था कि मैंने ना 370 पे मैंने एक ऐसे तैयार किया था, और मुझे अच्छे से पता था कि इस पे कोई भी ऐसे आने वाला नहीं है। मुझे अच्छे से पता, मुझे क्या, मेरे कांटेक्ट जितने फैकल्टीज है सब बोलते थे 370 पे कोई ऐसे नहीं आएगा, सीए पे कोई ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, राम मंदिर पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लिख लिख लो। मगर फिर भी मैंने 370, कुछ मेरा मन कर रहा था।
तो मैंने 370 पे ऐसे तैयार किया और मैंने ये कहा कि फेडरलिज्म को सप्रेस किया जा रहा है, और मैंने इसी के फेवर में ये ऐसे लिखा था। मैंने कोशिश की कि मैं गवर्नमेंट के फेवर में लिखूं, मगर नहीं लिख पाई, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चला गया। एनीवेज, तो ये जो ये इतना सारे लीडर्स को हाउस अरेस्ट में कर लिया गया था वहां के जम्मू एंड कश्मीर के, तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है ना। स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, उसका उसको पूरी फ्रीडम मिलती है। इस तरह से नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट, एकदम फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम पोजीशन पे रहता है, मगर स्टेट गवर्नमेंट को भी पूरी पावर मिलती है। तो ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा गलत है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, 370 को अबॉलिश करना दैट इज गुड, मगर जिस तरह से किया था दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, अगर एज फार एज डेमोक्रेसी गोज ये अनएक्सेप्टेबल है। तो ये बहुत सेंसिटिव है, इसको नहीं टच करना है। ठीक है, रही बात सीए का, तो क्या हम है ना इसको ले सकते हैं? तो मैंने ये एक जगह कहीं पे एग्जांपल साइट किया, मगर किस कनेक्शन में? रायट्स के कनेक्शन में। गॉट इट? रायट्स हुआ था उसके कनेक्शन में मैंने ये किया है, मगर अदरवाइज मैंने गवर्नमेंट को डायरेक्ट हिट नहीं किया। फाइन। वैसे ही बाबरी मस्जिद वाला है, वो बहुत बहुत सेंसिटिव है, मुस्लिम्स के लिए भी है, हिंदूज के लिए भी है। ऐसे चीज को छेड़ो ही मत, बिल्कुल भी मत छेड़ो। हाँ, उसकी वजह से जो रायट्स हुए हैं कहीं पे भी, तो वो आप ले सकते हो, मगर फिर भी कोशिश करो कि मत छेड़ो। ये बहुत कमजोर हिस्सा है, छेड़ोगे टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है। ओके मैम। तो मगर कोई स्कीम है, पॉलिसीज है, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो डू नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज अननेसेसरी विदाउट बैकिंग देम विद स्ट्रॉन्ग। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज को ऐसे ही मत क्रिटिसाइज कर दो, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। डू नॉट साइट एनी इश्यूज दैट आर वेरी मच सेंसिटिव, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड क्लोज टू द रूलिंग पार्टीज। हाँ, ये दिल की बात है, यहाँ पर दिल का मामला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को छेड़खानी नहीं करनी है। Even a slightest remark on the issues like CA, NRC, Ayodhya, 370, ठीक है, revocation may land you in trouble. It is therefore strongly recommended to avoid quoting such provoking issue. Provoking भी है, sensitive भी है, very much close to heart, मत लिखो। ठीक है, मगर जो भी पॉलिसीज है, जैसे जीरो फार्मिंग है, अब मैंने भी तो ये जो आया है, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आवर एंड रेटोरिकल प्रोमिसेस, तो इसमें मैंने ये जो दो लिया है, तो मैंने इसमें तो गवर्नमेंट को ही तो क्रिटिसाइज किया है और एविडेंस भी दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिल का मामला नहीं है यहाँ पर। फाइन। डू नॉट कमिट द एरर्स ऑफ हेस्टी और स्वीपिंग जनरलाइजेशन। मैंने जरूर कोई एग्जाम्पल दिया होगा शायद। That may weaken your content. Use evidence to avoid generalization. Generalization का मतलब मैं बता दूंगी. If you assert, हाँ, ये तो रहा example. If you assert that all women have been oppressed, what evidence can you use to support this over general statement? इसीलिए मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, कोई भी एब्सोल्यूटिस्ट रिमार्क मत देना। ऑल, जैसे ये सब जो है, ऑलवेज, नेवर, मस्ट, ये सारा ना एब्सोल्यूटिस्ट रिमार्क है, ये सब मत देना। Statistics, example, expert opinion, and constitutional provisions are very crucial, and they make your content authoritative. At no point should one try to support an idea that is unconstitutional or undemocratic. ठीक है, ये तो पहले भी डिस्कस किया हुआ है। The content must be free from biasness or prejudice. ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। Do not let the examiner know your religion, caste, linguistic background, योर जेंडर। मैं यहाँ पर जेंडर भी लिख दूंगी, जेंडर भी नहीं पता चलना चाहिए। मैं आप लोगों को एक ऐसे बहुत फनी सा है, बच्चा अच्छा था, उसको अच्छे मार्क्स भी मिले थे, एक ऐसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वर्बली तो मैंने बताया हुआ हूँ इस ऐसे के बारे में, शेयर करती हूँ। कोई कोई बच्चे बहुत मजेदार लिखते हैं। Anyways, देखिए, क्वेश्चन था, Is there an existential crisis in modern society for men? क्या men के लिए existential crisis है? ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए लिया था फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर इसने लिखा है
इन द नेम ऑफ, यहाँ इन है, इन द नेम ऑफ एम्पावरमेंट वी गिव फ्री राइट्स टू women which is declared by Delhi government. ठीक है, वी गिव फ्री राइट्स टू women, तो इससे साफ पता चल रहा है ये बंदा मेल है और फ्री राइट्स टू women के बारे में बात कर रहा है। एकदम अच्छे से पता चल गया। हालांकि आई हैव रिटन गुड, मगर यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी मतलब रिवील हो रही है। गुड इसलिए लिखा क्योंकि आजकल पता ही नहीं है एम्पावरमेंट क्या होता है, एम्पावरमेंट का मतलब ही नहीं पता है। जस्ट वेट अ सेक। अब एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि हम इतनी फ्रीडम दे, फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम कभी नहीं, किसी भी को एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं देना चाहिए, चाहे बच्चा हो, विमेन हो, मेल फीमेल एनीबॉडी, एब्सोल्यूट फ्रीडम बिल्कुल नहीं। तो किसी को भी हम, अब फीमेल्स को हम फ्रीडम दे रहे हैं विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, या मेल्स को भी फ्रीडम दे रहे हैं विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, तो उसमें वो जो रीजनेबली सही होता है, वो जो करना चाहती है वो करे रीजनेबली। आई मीन, ओ वो रात के 2 बजे घूमना चाहती है, हाउ इलॉजिकल। ठीक है, ये सब नहीं है ना। जो कंस्ट्रक्टिव वर्क अगर करना चाहे तो उसके लिए उसको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो जो फ्रीडम हम दे रहे हैं ना, वो जो करना चाह रही है तो उसको इक्विप बनाना। अगर सपोज उसको जॉब करना है तो उसको इक्विप बनाना पड़ेगा ना, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, उस वो जॉब, वो अपने वर्क प्लेस में जाएगी तो वो जिस रास्ते से गुजरेगी उस रास्ते को भी तो सेफ बनाना चाहिए। ये दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट एम्पावरमेंट। फ्री में लैपटॉप देना, अब जैसे वेस्ट बंगाल में आ, जितने भी हाउस वाइफ है सबको 500 रुपीज मिल रहा है, ये कहाँ का एम्पावरमेंट है? कोई एम्पावरमेंट नहीं है इससे। ठीक है, तो इसने गुड इसलिए लिखा है क्योंकि वाकई में आई बिलीव दिस, इन द नेम ऑफ एम्पावरमेंट ये सारी चीजें हो रही है। और इलेक्शन का टाइम आ रहा है वेस्ट बंगाल में, तो भाई दे रहे हैं 500 रुपया, जितने भी हाउस वाइफ सोच रहे हैं कि भाई जिसको वोट देना है। एनीवेज, तो यहाँ पे आइडेंटिटी रिवील हो रही है, तो आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है। एक सेकेंड। मैम हम इसमें ये लिख सकते हैं कि लाइक लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए स्कूल में, तो बिल्कुल, इनकी जगह। हाँ। ये भी एम्पावरमेंट का एक हिस्सा है। हम लोग देखो, एम्पावरमेंट का मतलब है कि विमेन को वेल इक्विप्ड बनाना। ठीक है, और है ना, इनफैक्ट मेल्स को भी एम्पावरमेंट की जरूरत है, मगर हम सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की क्यों बात करते हैं? क्योंकि हमेशा से सप्रेस ऑप्रेस रही हुई है इसीलिए, मगर मेल्स को भी एम्पावरमेंट की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक ह्यूमन बीइंग को इक्विप बनाने की जरूरत है। अगर ह्यूमन, जितने ह्यूमन बीइंग है, पुअर पीपल है, जितने भी ह्यूमन बीइंग से वेल इक्विप बनेंगे, दे विल पार्टिसिपेट इन द नेशंस ग्रोथ, जीडीपी बढ़ेगा। Right? तो हर एक ह्यूमन बीइंग प्रोडक्टिव रहेंगे, सब वेल इक्विप्ड रहेंगे, सब प्रोडक्टिव बनेंगे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट women और men, सारे ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, एनीवेज, द कंटेंट ऑफ योर ऐसे मस्ट बी एक्यूरेट। कोई गलत फैक्ट्स मत लिखना, ये तो एकदम है ना, नहीं आ रहा है तो राउंड अबाउट लिख दो या फिर उसको छोड़ दो। अवॉइड इमोशनल लैंग्वेज दैट साउंड्स इरैशनल। मेरे पास ऐसा ऐसे अभी फिलहाल नहीं है, मगर ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स। एक ऐसे मिला था जो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, मैं तो सुपरफिशियली, बस मैंने ऐसे ऐसे को तो हम अच्छे से पढ़ते भी नहीं है, बस सुपरफिशियली देखे, अच्छा अच्छा इसके दादाजी आ गए, ऐसे में हो गया छुट्टी। फिर तो नो द डिफरेंस बिटवीन द लॉजिकल अप्रोच एंड एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। डू नॉट रेज क्वेश्चंस इन योर एसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंज्यूम अननेसेसरी वर्ड्स। मतलब स्टूडेंट्स लोग है ना, क्वेश्चन भी पूछने लगते हैं एसे में। तो क्या होता है कि आपने क्वेश्चन पूछा,
अब क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर क्वेश्चन के लिए अलग से आपने शब्द कंज्यूम किया, फिर आपने आंसर दिया, उस आंसर में भी अलग से वर्ड्स कंज्यूम किया, बहुत इनफॉर्मल भी लिखता। क्वेश्चन किससे पूछ रहे हो? एग्जामिनर से? वो आंसर देगा क्या आपको? नहीं। तो देखो ना कितना डार्क है, मुझे तो एकदम पसंद नहीं इस तरह का फोटो, इतना डार्क आंखों में ना। एनीवेज देखिए, व्हाट आर द, ये वाला सेंटेंस देखो, what are the key, what are these key determinants of education? Question था, education is the key determinant of one's character, तो what are these key determinants of education? अरे भाई लिखने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी तो ऐसे क्वेश्चन दिया है, तुम तो आंसर लिखना शुरू करो ना, क्योंकि पता नहीं है ना क्या कंटेंट होगा, तो इसीलिए बस वर्ड को फिल करने के लिए इस तरह से लिखा जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। और आगे देखो, बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं इसमें। Do not form, again a question, why education is so important? Do not frame interrogative sentence. पता नहीं। अब देखो यहाँ पर डेविएशन है, क्वेश्चन इज नॉट ऑन चैलेंजेस। अब ये क्वेश्चन मतलब क्या लिखा है, देयर आर सम चैलेंज इन द पाथ ऑफ इट हु एक्ट एज कॉन्स्ट्रेंट्स टू वंस डेवलपमेंट। फर्स्ट इज नॉन यूनिवर्सल नेचर ऑफ एजुकेशन। पूरा डेविएशन है, पूरा डेविएशन, यू आर सिंपली बीटिंग अराउंड द बुश। देखो क्वेश्चन मार्क, डेविएटेड कंटेंट, इररेलेवेंट कंटेंट, तो क्वेश्चन नहीं पूछना है स्टूडेंट्स, एकदम इमेच्योरिटी दिखता है इससे। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। अवॉइड राइटिंग द फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। मैं तो शुरू से कह रही हूँ, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, प्रेसी हो, ऐसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, कभी भी आई और यू का इस्तेमाल मत करिए। आई एंड यू आप कब यूज, आई आप तब यूज करोगे जब आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, बाकी में तो कहीं पर भी नहीं पूछा जाता है। मतलब ऐसे में तो आपको देना होता है, मतलब आई फील नहीं भैया, हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम आई लिखेंगे। आई फील, इट इज टू बी कंक्लूडेड ऐसे लिख दो, इन सम ऐसे लिख दो, टू सम अप ऐसे लिख दो, टू कंक्लूड ऐसे लिख दो, मगर आई वाई लिखने की जरूरत नहीं है। आई लिखोगे आप आ जाओगे आंसर में, कहाँ से आ सकते हो? यू लिखोगे तो एग्जामिनर आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ऐसे कभी भी पॉइंट वाइज और हेडिंग वाइज नहीं लिखना चाहिए, सारे ऐसे पैरा वाइज होना चाहिए। ओके, कभी भी फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, ग्राफ किसी भी आंसर, किसी भी एस्से में, रिपोर्ट में, आर्गुमेंट में नहीं लिखोगे, ठीक है? This creates an impression on examiner that you have failed to express yourself in words. So it is better to write paragraph wise. कभी पार्टी और पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लिखोगे, कहीं अनअवॉइडेबल है, जैसे मैंने आपको दो बताया था, एक तो पॉलिटिक्स फैमिली बिजनेस है, और एक था पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स है ना, अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसमें देना पड़ा, मगर ऐसे नहीं दोगे। और प्लीज ये सब ऑनरेबल, रिस्पेक्टेड, ये सब भी मत लिखना। कीप योर सेंटेंस एंड यूसेज ऑफ वर्ड सिंपल एंड प्लेन, सादगी में शक्ति होती है। डू नॉट यूज एनी कोटेशन और इडियम्स और jargon that consume lots of words, ठीक है? कीप योर सेंटेंस शॉर्ट, लॉन्ग सेंटेंसेस मेक देयर मीनिंग वेग एंड समटाइम्स रेंडर देम मीनिंगलेस। चाहे मैंने रिपोर्ट का चैप्टर देख लो, आर्गुमेंट का देख लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, कहीं पे भी देख लो, ये वाली चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। कीप योर सेंटेंस शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। Academic writing always takes on a formal tone. It should be free of contraction and any sort of slang. For instance, ये सब चीज मत लिखना। और एक चीज शायद मैंने नहीं लिखा है जो मुझे लिखना चाहिए, कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे स्टार्ट करते हैं, नाउ लेट्स कम टू, नाउ लेट्स प्रोसीड टू। एग्जामिनर आपका फ्रेंड है क्या? लेट्स कम टू, लेट्स गो का मतलब होता है चलो चले, तो एग्जामिनर को बोलोगे चलो अब हम ये वाला टॉपिक देखते हैं, ये वाला आइडिया देखते हैं, ये ओपिनियन पढ़ते हैं, नहीं भाई, ठीक है? तो ये लेट्स वेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। Do not underline introduction and conclusion of the essay. Some important words in the main body can be underlined. Use a pencil for underlining. ये मैंने पहले भी आपको बताया था, थोड़ा मेसी लुक देता है अगर पेन से अंडरलाइन करते हैं, पेंसिल से बहुत अच्छा लुक आता है। Keep grammatical errors to minimum. देखिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है हमारे लिए,
तो ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, दैट इज एक्सेप्टेबल, मगर इस तरह से ग्रामेटिकल एरर मत करना कि समझ ही नहीं आया भाई कहना क्या चाह रहे हो। डू नॉट फॉरगेट टू पुट फुल स्टॉप। क्यों लिख रहे हैं, कितना छोटी सी बात है ना, फिर भी मैं लिख रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स फुल स्टॉप नहीं पुट करते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को ये वाला शेयर कर रही हूँ, इतना डार्क है ना, मन ही नहीं करता ओपन करने का। देखिए इसका पैराग्राफ रिसेंटली यहाँ से शुरू हुआ इसका पैरा, देखो इसका पैरा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहाँ पे खत्म हुआ, कितना बड़ा पैराग्राफ है। हालांकि ये फुल स्टॉप बहुत अच्छे से पुट कर रहा है, मगर पैराग्राफ कितना बड़ा है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पैरा चेंज करना है। जैसे मैंने कहीं कहीं किसी किसी में लिखा है चेंज द पैरा, चेंज द पैरा, मुझे ध्यान नहीं है किसके में लिखा है। लॉट्स ऑफ यू हैवंट टॉक्ड अबाउट, ठीक है, एनीवेज। तो पैरा चेंज करो जहां जरूरत हो, जहां फुल स्टॉप पुट करना है वहां फुल स्टॉप दो। ठीक है, एग्जामिनर को सांस भी तो लेना है ना, किसे पढ़ता रहेगा लगातार, तो थोड़ा सा उसको मौका दो सांस वांस लेने का भाई। हाँ, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, मेन बॉडी अंडरलाइन करोगे, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज अंडरलाइन करने लग जाओगे। 300 वर्ड्स में लिखो ऐसे, मगर 10 वर्ड्स ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर 290 का 280 कर दोगे ना तो प्रॉब्लम है, और 310 का 320 कर दोगे तो प्रॉब्लम बहुत नहीं है। मगर फिर आपको थोड़ा स्पीड फास्ट रखना पड़ेगा, राइटिंग ठीक रखनी पड़ेगी, ताकि आ, बाकी क्वेश्चन अच्छे से आप अटेम्प्ट कर जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रामेटिकल रूल्स फॉर राइटिंग एसे। तो जिसने ग्रामर की क्लास अटेंड किया है, कहीं पे भी आपने ग्रामर की कोचिंग ली है, तो आपको ग्रामर का बेसिक चीज पता है। तो मैं बस रीड कर रही हूँ, मैं बहुत अंदर तक इसमें जाऊंगी भी नहीं। ग्रामर इज अ फ्रेमवर्क अपॉन विच ऑल योर कम्युनिकेशन इज बिल्ट। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ सिलेक्टिव ओवरव्यू है of the key areas of English grammar that you need to master in order to express yourself clearly and appropriately in the essay writing section. Its prime aim is to point out grammatical areas in which students are susceptible to making mistakes. कुछ ग्रामर का ऐसे टॉपिक्स है जिसमें स्टूडेंट ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो वही मिस्टेक्स मुझे यहाँ पे बताना है। और अगर ये मिस्टेक्स कम हो गए तो आपका एस्से का जो कंटेंट है वो थोड़ा ठीक लगेगा, अदरवाइज इंटीग्रिटी ऑफ योर एस्से कंटेंट विल बी एट रिस्क। The following are the major grammatical rules that must be taken with seriousness. मैं सिर्फ कुछ रूल्स बता रही हूँ, ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को इसको सीरियसली लेना है। सेंटेंस क्या होता है, सिर्फ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं होता है। तो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होगा, और साथ में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जो भी है। क्वेश्चन मार्क तो वैसे आपको लगाना नहीं है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस ही नहीं फ्रेम करना, सब्जेक्ट एंड वर्ब होना जरूरी है। अब मैंने ये चीज देखी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेंटेंस फ्रेम करते हैं बिना वर्ब के, और मैं उसमें वर्ब पुट करती हूँ, मैंने ऐसा आपको ऐसे दिखाया भी हुआ है। और फुल स्टॉप भी नहीं लगाते हैं भाई, मैं तो एक मौका नहीं दूंगा एग्जामिनर को सांस लेने का, मैं तो चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा। ऐसे मत करना। दे डू नॉट इवन कंप्लीट दिस सेंटेंस, दस कैंडिडेट स्कोर पुअरली, क्योंकि कुछ समझ में आने वाला नहीं है। फुल स्टॉप नहीं दिया तो लगातार बढ़ते रहेंगे तो कितने लंबे सेंटेंस में, मतलब कितना लंबे सेंटेंस को हम समझ सकते हैं। छोटा सेंटेंस बहुत आराम से समझ में आ जाता है, मगर जब सेंटेंस लंबा होता है और फुल स्टॉप भी नहीं दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस के अंदर काफी आइडियाज होते हैं, तो कितने आइडियाज को हम अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करें। और एग्जामिनर इतना पेन नहीं लेने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है, इन वन रीडिंग इफ ही डजंट अंडरस्टैंड ही विल नॉट गो बैक टू दैट सेम सेंटेंस। हटाओ, क्या मतलब है। कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम नहीं करना है। अवॉइड फ्रेमिंग लॉन्ग सेंटेंस, देखो कितनी बार आ गया है। दे टेक लॉन्गर टू रीड एंड आर ऑफन मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ, कभी लॉन्ग सेंटेंस मत बनाओ, कॉम्प्लेक्स है और डिफिकल्ट है, ठीक है, और बहुत टाइम लगाता है रीड करने में। इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट द एग्जामिनर इज नॉट ऑब्लाइज्ड, ठीक है, एग्जामिनर पे आप कोई एहसान नहीं कर रहे, और एग्जामिनर बहुत कंपल्शन नहीं फील कर रहा है कि वो सेंटेंस को दोबारा पढ़ेगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको नहीं समझ में आया, वो नहीं पढ़ेगा। ही विल प्रोसीड विद एन अनफेवरेबल इंप्रेशन अबाउट यू। वो आगे बढ़ जाएगा और कोई अच्छा इंप्रेशन तो लगे, अरे नहीं समझ में आ रहा, चलो आगे बढ़ो।
कोई अच्छा इंप्रेशन तो बनेगा नहीं. इफ यू फील दैट सेंटेंस इज टू लॉन्ग, ब्रेक इट इनटू टू सेंटेंसेस बाय पुटिंग अ फुल स्टॉप एंड यूजिंग कंजंक्शन. अवॉइड फ्रेमिंग सच सेंटेंसेस लाइक, हाँ यहाँ पे लिखा है लेट्स बिगिन एज फॉलोज, ये सब ऐसे में नहीं चलेगा. एज फॉलोज तो इट इज ठीक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, मगर ये सब ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट में थोड़ी चलेगा. लेट्स बिगिन, चलो शुरू करें. पैराग्राफ. पैराग्राफ इज अ शॉर्ट पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट टू सेंटेंसेस. एक स्टूडेंट ऐसा था जो मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, हर एक टेस्ट पेपर में बताती थी उसको, पैराग्राफ पैराग्राफ तभी होता है जब उसमें दो सेंटेंसेस होते हैं. कहने का मतलब दो फुल स्टॉप होंगे, ठीक है. मगर वो ऐसा ही पैराग्राफ बनाता था जिसमें एक ही सेंटेंस, तो वो फिर पैराग्राफ नहीं है, ठीक है. तो a paragraph is a short part of a text consisting of at least two sentences. It begins on a new line. नए लाइन से शुरू होती है. The perfect paragraph. Perfect paragraph क्या होता है? Will cover only one idea or one single event from start to finish. शुरू करोगे एक इवेंट से और उस इवेंट को पूरा का पूरा खत्म कर दोगे, ठीक है. It is not overcrowded. मैं एक पैराग्राफ आपको दिखाती हूँ. Word file. ये 2022 का सॉल्व पेपर है. इसका मैं ऐसे दिखा रही हूँ. अच्छा ऐसे तो शुरू हो गया, वेरी गुड. द कैंपेन्स टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है. अब आप ये वाला पैराग्राफ देखो. इस पैराग्राफ में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं वो सब बताया है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इतना टू क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज, ये है ना. फिर वेटलैंड कंजर्वेशन रूल इतना, दीज इनिशिएटिव्स. और इस पैराग्राफ में मैंने सिर्फ दो ही बताया, ठीक है. और फिर these initiatives have provided high level of attention protection to the endangered species. खत्म. उसके बाद इन एडिशन, दो पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए मैंने इन एडिशन दे दिया. तो ये तो इन जनरल गवर्नमेंट ने क्या किया है. अब फिर उसके बाद ये वाले पैराग्राफ में मैं बता रही हूँ स्पीशीज स्पेसिफिक इनिशिएटिव. जैसे टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव है. तो स्पीशीज स्पेसिफिक इनिशिएटिव के बारे में मैंने सिर्फ यहीं पे बताया है. क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट टाइगर, जो भी है, सिर्फ यही पैराग्राफ. मैंने फिर और कुछ नहीं डाला इसके अंदर. फिर ये वाला पैराग्राफ से मैंने वर्ल्ड के बारे में बताया कि एट इंटरनेशनल लेवल क्या कौन सा कैंपेन है जो स्पीशीज को प्रोटेक्ट करेगा. सिर्फ ये एक पैराग्राफ है, ओके. और उसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया. अब व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स. तो इसको तो wars can be stopped when there is a mutual trust and respect among countries. तो ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर बनाया मैंने, पूरा का पूरा. अब देखो, एवरी कंट्री नीड्स टू रिस्पेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ देयर काउंटरपार्ट्स. फॉर दिस पर्पस multilateral institution like UN provides the best platform to resolve the dispute. However, मगर UN खुद ही इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि वो खुद ही वॉर वेज कर रहा है इधर उधर, ठीक है. और फिर मैंने यहाँ पे रशिया यूक्रेन का वॉर दे दिया, ठीक है, खत्म. फिर एक आइडिया क्या दिया मैंने, हाउ व्हाट कैन बी डन टू वन वे टू स्टॉप वॉर इज म्यूचुअल ट्रस्ट. दूसरा स्टॉप है, एक दूसरा वे है टू स्टॉप वॉर्स बाय इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बारे में मैंने बात की है और किसी के बारे में नहीं. फिर उसके बाद तीसरा जो मेथड है टू स्टॉप वॉर्स, the nation must pledge to have a major shift from no first use doctrine to disarmament to eventually military escalation. बस ऐसा ही, सिर्फ 3. ऐसा नहीं है कि ओवर क्राउडेड कर दिया है, नहीं 5-5. वैसे आर्गुमेंट में स्टूडेंट मुझे बोलते हैं मैम आप तो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लिखे अपनी बुक में, मगर ऐसे 7 पॉइंट्स लिखेंगे तभी तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. क्वांटिटी नहीं, कहाँ हो आप लोग. क्वांटिटी पे कौन करता है. वो आजकल कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, बहुत महंगे महंगे, ठीक है, खरीदने जाओ तो अच्छा ये सनस्क्रीन कितने का है, ओ 2000 रुपीज का, और देखेंगे इतनी छोटी सी बॉटल, बहुत इफेक्टिव होता है ऐसे बोलते हैं, मगर क्वांटिटी कितनी एकदम कम है.
मगर वैल्यू क्या है, एकदम हाई है। वैसे क्वांटिटी को कम रखो स्टूडेंट्स, मगर उसका वर्थ बढ़ाओ ना। मगर आप लोग तो क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो और क्वालिटी कुछ है नहीं। एनीवेज, तो ये मतलब ये ओवर क्राउडेड नहीं रहता है, बेसिकली मैं यही बताना चाह रही हूँ। एनीवेज, the perfect paragraph will cover only one idea or single event from start to finish. It is not overcrowded with varying details about different ideas or events. On the basis of this definition, you can't include only one sentence in a paragraph. है ना? एक सेंटेंस नहीं होता पैराग्राफ में। इट कैन नॉट इंक्लूड मोर देन वन आइडिया इन इट। पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि उसमें एक ही सिंगल इवेंट होता है और जिसके बारे में आप इलैबोरेटली डील कर रहे हो, या सिंगल आइडिया होता है। ठीक है, अब तो पैराग्राफ में एक मोर देन वन आइडिया नहीं होगा, मगर मोर देन वन सेंटेंस होना जरूरी है। ठीक है, ऑल्सो डू नॉट राइट अ वेरी लॉन्ग पैराग्राफ। दिखाया ना मैंने अभी एक पैराग्राफ कितना लंबा था। इफ यू डू सो, यू रिस्क लूजिंग योर एग्जामिनर्स अटेंशन। यार एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेंटेंस अगर लंबा होगा तो अटेंशन स्पैन सबका बहुत शॉर्ट होता है, नहीं समझ में आएगा। पैराग्राफ लंबा होगा तो कितना पढ़ेंगे, सांस भी नहीं लेने का देते हो भाई मौका। इट इज देयरफॉर बेटर टू कीप इट्स लेंथ अप टू अ क्वार्टर अ पेज। छोटा सा पैराग्राफ रखो। सेंटेंस स्टाइल, सिंप्लिसिटी इज द साइन ऑफ जीनियस। सादगी में शक्ति होती है मैं हमेशा बोलती हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में सिंप्लिसिटी इज द साइन ऑफ जीनियस। जो जीनियस होते हैं ना, वो लोग सिंपल होते हैं, अपने बिहेवियर में, अपने ड्रेसिंग स्टाइल में, अपने लिखने के स्टाइल में। ठीक है, और जो दूसरे जीनियस होंगे ना, उनको वो सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट करेंगी। मगर जो बेवकूफ होंगे ना, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट विथ आउटर शेल। ठीक है, जो आउटर शेल पर उससे अट्रैक्ट करेंगे। Got it? This adage may inspire you to frame a sentence in a plain and straightforward English, using fanciful, hefty, lofty, fatty interferes with the comprehension of the sentence. आप बहुत भारी भरकम शब्द लिखोगे ना, तो सेंटेंस का मतलब समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। The examiner may even skip reading such grandiose terms. इतने बड़े बड़े टर्म्स, भारी भरकम शब्द तो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, डू नॉट देयरफॉर अनॉय द एग्जामिनर। एग्जामिनर को गुस्सा मत दिलाओ विथ योर फ्लॉन्टिंग राइटिंग स्टाइल। आपको शो ऑफ नहीं करना है। देखो मुझे इस वर्ड का भी मतलब पता है, देखो कितना भारी भरकम वर्ड है। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू एड्रेस ऐसे क्वेश्चन। जीरो पंचुएशन, ये एक और बहुत बैड हैबिट है। तो लिखते ही जा रहे हैं, ना फुल स्टॉप का ठिकाना, ना कॉमा का ठिकाना, बस ऐसा राइटअप जो है ना अनरीडेबल होता है। तो अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। स्क्वीजिंग हैबिट, ये बहुत, सच में मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ ऐसे बच्चों से। Some candidates have the habit of squeezing too many different ideas in one paragraph or in one. एक ही सेंटेंस में सब कुछ डालने की कोशिश करते हैं, एक ही सेंटेंस, एक ही पैराग्राफ में सारे आइडियाज डालने की कोशिश करते हैं। Such habit makes your writing look shabby, messy and incomprehensible. Okay? अच्छा, एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी, लाइन टू लाइन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो इससे आपका जो ऐसे का फ्लो है ना, वो स्मूथ रहेगा। फाइन। तो ये जो लिस्ट दी है मैंने, ये सारे मैं यूज करती हूँ कंजंक्शन। मगर इसके अलावा भी अगर आपको कंजंक्शन कुछ पता है या कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स पता है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो इसके अलावा भी। ठीक है, तो ये आप लोग खुद एक बार देख लेना। ठीक है, fine. जैसे गवर्नमेंट हैज एम्प्लॉयड सेवरल, गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन सेवरल, गवर्नमेंट हैज डिवाइड सेवरल strategies. Pleasant adjective, resolute, robust policy, robust initiative, rigorous, stringent, stern, strict, appropriate. The policies must be better laid out and timelined. ऐसे बहुत मैंने न्यूज़पेपर में देखा है। तो लेड आउट मतलब अच्छे से फ्रेम किया होना चाहिए और सही टाइम पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। कॉन्सर्टेड एफर्ट्स, ऐसा एफर्ट जिसमें आपको आउटपुट जरूर से मिलेगा। इट हेराल्ड्स अ न्यू एरा। तो द पॉलिसीज आर इन सिंक विद, एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, इसमें है ना नेगेटिव रिजल्ट्स, नो रीजन टू सेलिब्रेट, its effects are on subdued scale, dampens the values, witness downward swings, adverse serious impact, eroding confidence, credibility. तो
जैसे जस्टिस सिस्टम में हमारी क्रेडिबिलिटी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो हो रही है, तो वो एक्चुअली जो जस्टिस सिस्टम है उसमें जो क्रेडिबिलिटी है उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। तो इरोडिंग कॉन्फिडेंस इसमें मैं लिखा है। तो फ्लॉड, लॉफ्टी, कॉस्मेटिक, लिप सर्विस, पैच वर्क, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना। फाइन, ये आपको मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैं नेक्स्ट में आऊंगी 2022 वाले में। कोई क्वेश्चन? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम लाइक मैम वर्ड सेंटेंसेस फ्रेम कैसे करने होते हैं? लाइक मैं मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, बट जब मैं सेंटेंस फ्रेम करती हूँ या तो वो सेंटेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, लाइक उसमें अननेसेसरी वर्ड्स ऐड ऑन हो जाते हैं, या फिर जो उसका मीनिंग है वही डिफाइन नहीं कर पाती हूँ मैं। मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए? लाइक मेरा सेंटेंस वैसा ही रहे जैसा मैं सोच रही हूँ और छोटा रहे। देखो, ये विद प्रैक्टिस आएगा। ठीक है, कॉन्शियसली आपको ट्राई करना है। और रही बात सेंटेंस फ्रेम करने की, तो इसमें संस्कृति जो है वो पहले से, इसके पहले वो राइटिंग सेक्शन बैच में रही हुई है, तो उसको तो मैं यही एडवाइस करती हूँ कि फिर मैं बाकी को एडवाइस करूंगी कि जैसे जब ऐसे शुरू होगा हमारा, अभी तो इसके बाद कैसी होगी, मगर जब ऐसे शुरू होगा तो संस्कृति के लिए ये है कि इसको सब कुछ पता है कि कैसे लिखना चाहिए। सेकंड टाइम ये बैच अटेंड कर रही है, तो जब कोई ऐसे क्वेश्चन मिलता है और आपको वो लिखना ही लिखना है, कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगी तो यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन कि मैं दूसरा ऐसे क्वेश्चन नहीं है। तो उस ऐसे क्वेश्चन पे अच्छे से रिसर्च करो गूगल पर। कैसे रिसर्च करना वो मैंने बता दिया। उसके बाद संस्कृत में यू जस्ट क्लोज एवरीथिंग, सारे गूगल को खत्म बंद कर दो। उसके बाद ट्राई फ्रेमिंग योर ओन सेंटेंसेस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट नेवर कॉपी द सेंटेंस फ्रॉम गूगल, कभी ये मत करना चाहिए। जो मुझे आपके ऐसे में पहले जो मुझे लगता था बहुत बड़ा ड्रॉबैक, आप एग्जाम के टाइम जब असली में एग्जाम दोगे तो आप हैंडीकैप फील करोगे, क्योंकि हमेशा से आपने गूगल की मदद की। ठीक है, बाकी लोगों के लिए जो सेंटेंस, सपोज एक और, सपोज आपको मैंने एक ऐसे क्वेश्चन दिया, अब उस ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को पता है, हाँ मुझे पता है कि इसमें ये है, आई नो दिस, डू नॉट सर्च ऑन गूगल। ठीक है, आप खुद से लिखो। मगर कैसे लिखना है मैंने आप लोगों को बता दिया है। फर्स्ट ट्राई टू ब्रेक द ऐसे क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इट्स की कंपोनेंट्स, कैटेगराइज देम इनटू जनरल एंड स्पेसिफिक। उसके बाद जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसमें से तीन ऐसे piece of content flow that direct with the essay question। ये करने के बाद then you think कि हाँ मुझे 3 pieces of content लेंगी, उसके बाद उसका एक एक एविडेंस ले लो या एक एक लॉजिकल रीजन जो होगा वो ले लो, खत्म। अब उसके बाद इंट्रो सोचो, अब मुझे जनरल कॉन्फिडेंस का इंट्रो करना है तो कैसे करूँ। ठीक है, तो अब सोचो और फिर उसके बाद कंक्लूजन में यू नो दैट यू हैव टू इंक्लूड ऑल दिस कॉन्फिडेंस, ऑल द कॉन्फिडेंस, ऑल द की कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए खत्म हो गया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मैम थोड़ी शेकी आवाज है। मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे पता ही नहीं चलता कुछ करे, क्योंकि इंटरनेट इशू था। एनीवे, अच्छा, अब सपोज आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हो। ऑब्वियसली आप मुझे ये तो नहीं बोलोगे मैम आपने जो ऐसे क्वेश्चन किया मुझे बिल्कुल भी नहीं आता तो मैं अटेंड नहीं करता, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, आपको अटेंड तो करना ही पड़ेगा। ऐसे केस में यू सर्च ऑन गूगल। ठीक है, अच्छे से गूगल में सर्च करो। फिर से गूगल में थ्री, आप जब गूगल में सर्च करोगे आपको लगेगा आप समुद्र में गोता लगा रहे हैं, इतना सारा मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू चेरी पिक 3 pieces of content। आपकी हाँ 3 pieces of content to address your question, उसको ले लो। उसके बाद इंट्रो सोच लो, कंक्लूजन सोच लो। अब उसके बाद गूगल को बंद कर दो और फिर उसके बाद उस 3 pieces of content के बारे में खुद से याद रखिए। फिर देखो आपको क्या फीडबैक मिलती है, लैंग्वेज पे मिलते हैं। इट विल टेक टाइम, ये तो मैं आपको सही बता रही हूँ। आपने अभी जैसे आप कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन, आई मीन सॉरी,
ये वाला बैच अटेंड कर रहे हो, इससे काफी आपको मतलब अपने अपने आप को आप डिस्कवर करोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बाय द टाइम आप एग्जाम दोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ आप लिख सकते हो, ठीक है। अब उसमें भी पता है क्या, मैं आपको प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं जब स्टूडेंट थी मैं भी फेस करती थी। हम कितने भी अच्छे से एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर ले, मगर जब हम 3 घंटे बैठते हैं उस हॉट सीट पर, उस समय अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहा, उस समय हमें राइट टाइम पे राइट चीज क्लिक नहीं किया, तो वो आउटपुट नहीं मिलेगा। और वो पता है ये मैं खुद, मुझे इस तरह से कोई गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है। मेरे पेरेंट्स जो थे वो एग्जाम देने जा रही हो ना, हाँ अच्छे से देना, अच्छे से देना। मतलब अच्छे से देने का मतलब क्या है, अगर आप चाहते हो कि वो जो 3 घंटा है उसका आपको 3 घंटे का आउटपुट एकदम अच्छे से मिले, तो आपको अपना जो एंजाइटी लेवल है उसको बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको अपने आप को फ्री छोड़ना पड़ेगा। इन द सेंस कि मैं ऐसे फील करती थी ना, मैं इतनी ज्यादा प्रेशराइज, स्पेशली जब मैं नेट का एग्जाम देने जाती थी, जिसमें हम लोग क्लियर करने के बाद हमें लेक्चरशिप मिल जाती है ना, कॉलेज में हम पढ़ना सीखते हैं। मैं जब फिफ्थ टाइम मैंने किसी भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई थी नेट का, तो लास्ट टाइम में दे रही थी, मुझे लगा था मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं ये लास्ट सेकंड, ऐसे तो अटेम्प्ट बहुत सारा दे सकते हो आप, पूरा 40 ईयर्स तक दे दो, तो मगर मैंने अपने लिए सोचा कि लास्ट सेकंड मैं तो ज्यादा प्रेशराइज फील कर रही थी, मुझे तो लगा मैं कंधे के ऊपर किसी ने बहुत भारी भरकम सा बोझ डाल दिया है, आई वाज जस्ट बेंडिंग, आई वॉज अंडर वेट, मतलब समझ रहे हो, पूरा वेट मेरे ऊपर था, ऐसा मुझे लग रहा था, पूरा दुनिया का प्रॉब्लम मेरे सर पे। तो क्या किया मैंने तो ओएमआर शीट में जो नाम भरा जाता उसको भी गलत है, सोचो, वहीं पे मेरे आंसू गिरने लग गए मैंने कहा क्या यार। तो इसीलिए स्टूडेंट, वॉइस ठीक है क्या? मैम काफी लो आ रही है, किसी का शायद माइक ऑन है। लो क्यों आ रही है, अभी भी लो है? नहीं मैम अभी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी शेकी आ रही है। You can't do anything but तो स्टूडेंट्स एक्चुअली आप लोगों को बहुत, मतलब ये सोचकर एग्जाम देना है कि चाहे मेरा क्लियर हो, मेरा क्लियर नहीं हो, मेरी दुनिया नहीं खत्म होगी। और जो जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो वाकई में मुझे समझते हैं, या मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर्स, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो ना हो कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया नहीं खत्म होने वाली है। ये सोच के एग्जाम दोगे तो खुश खुश होके एग्जाम दोगे, है ना। दिमाग में वो सारी चीजें नहीं रहेगी। फाइन। तो अनु, ये जो आप बोल रहे हो वो विद प्रैक्टिस आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ओके फाइन। मैम, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। एनी क्वेश्चन? ठीक है, मैं अब